अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश मुलाकात की आज की इस किस्त में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अब्दुल सलाम जौहर साहब। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के ये कन्वीनर हैं। समाज की खिदमत में इन्होंने काफ़ी एक लंबा अरसा अपना गुजारा है, जिसके नतीजे में कई अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। लेकिन असल प्यार, इनकी असल ताकत लोगों की मोहब्बत है जो इन्होंने अब तक अखज़ की है। बात करना चाहूँगा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, इसी तरह से समाज रत्न जो राजस्थान का एक प्रमुख एक ख़ास अवार्ड माना जाता है। इन तमाम अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। लेकिन जितने अल्फाज में इनकी मदाह और तारीफ़ में इस्तेमाल करूँगा शायद हक अदा नहीं हो पाएगा। जानते हैं इनसे ही कि आखिर ये क्या मकसद था आपका कि समाज की सेवा करनी, और किस तरह से आपके दिल में ये ख्याल आया। इस्तकबाल है सर आपका। थैंक यू जी, बताइए सबसे पहले आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि समाज को एक ऐसे खिदमतगार की ज़रूरत है असल में? नहीं, स्कूल टाइम से, उसके बाद कॉलेज के वक्त से ही इस बात का मेरे दिल में जज्बा था कि हमारी कम्युनिटी की जो हालत है उसके लिए हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए जी। चाहे वो तालीम के सिलसिले से हो या दीगर कारोबारी हिसाब से हो। तो उसके सिलसिले से ये था कि भाई बिना तालीम के कोई भी समाज कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो ये एक शोबा ऐसा था जिसमें मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ रहा है और आज भी है, आज भी उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हम इसी सिलसिले से आए कि भाई चूँकि मुस्लिम समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है और मुस्लिम समाज में आपस में जो है वो काफ़ी ग्रुप भी है, काफ़ी मसलक भी है। तो उन तमाम बातों को कम करके या अलग रखते हुए किस तरह से एक मुस्लिम समाज में यूनिटी पैदा हो सकती है, मुस्लिम समाज कैसे तरक्की कर सकता है, जो अपने समाज के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास के अंदर भी एक अपना अहम रोल अदा कर सके। उसके लिए यही है कि हम अलग अलग लोगों के साथ, तंजीमों के साथ जुड़कर हमने अपनी भी ख़ुद तंजीमें बनाई भी हैं और कई भी मुख्तलिफ़ जो तंजीमें उनके साथ जुड़कर हम कौम की फ़लाह बहबूदी के लिए जितने भी खिदमत हो सकता है, तालीमी तरबियत का या अवेयरनेस के प्रोग्राम के सिलसिले से कोशिश करते रहते हैं। तो कौमी जज्बा और देश के जज्बे के साथ ही हम इस ओर आगे आए हैं और अभी तक हम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जौहर साहब, कितनी ही तंजीमें ऐसी हैं जो इस्लाम की खिदमत में, बल्कि मैं कहूँगा दलित मुस्लिम एकता मंच कायम कर रहे हैं, आपकी जो तंजीम है ये भी कायम कर रही है। मुल्क में कहीं ना कहीं एकता का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का माहौल पैदा करने की कोशिशें कई तंजीमों के ज़रिए से की जा रही है। लेकिन फिर भी आज जो मुल्क की फ़िज़ा है, इसके मुतालिक मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा, हिजाब, हलाल गोश्त, अजान, मंदिर, मस्जिद, ये तमाम मुद्दे इस वक्त हाईलाइट हो चुके हैं। तशद्दुद भड़कना शुरू हुए हैं, उधर से बुलडोज़र चलने शुरू हुए हैं। तो मुल्क की फ़िज़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तंजीमें बहुत काम कर रही है। आखिर कमी कहाँ रह रही है? देखिए, ये जो बातें आपने कही उसके पीछे अगर देखा जाए तो एक सियासी नज़रिया और सियासी मफाद काम कर रहा है। ये एक साजिशन पूरी प्लानिंग के साथ में इस पे वर्क हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम हो रहा है। और बदकिस्मती से देखा जाए तो जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उनका रोल भी जिस तरह से देश के लिए संविधान के मुताबिक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और अपने सियासी कामयाबी या सियासी एक आम ज़बान में जो रोटियां सेकना होता है, उसके ज़ाती मफाद के लिए ध्रुवीकरण करके और ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे उनको तात्कालिक लाभ हो और जिसका सियासत में उनको लाभ हो। दूसरा कि आज जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक नहीं है। आज बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है, कारोबारी सिस्टम सही नहीं है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तो उन तमाम बातों से ध्यान को हटाने के लिए इस तरह के जो फिजूल के मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है और समाज के लोगों का ध्यान भटकाकर अपने ज़ाती मफाद और अपने सियासी मफाद के लिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उसी के लिए ये पूरी एक प्लानिंग से, पूरी साजिश के तहत काम हो रहा है, जो कि ना मुल्क के लिए अच्छा है,
ना कंट्री के लिए अच्छा है। आज ये देखिए कि पूरे मुल्क के हालत ख़राब होते जा रहे हैं, जिसका असर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। आज पूरी दुनिया की कई कंट्रीज़, कई जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ हमारी रैंकिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। और विदेशों में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भारतीय लोकतंत्र या भारत की एक जो लोकतंत्र की जो ताकत थी, वो हम धीरे धीरे इस तरह से कमज़ोर होती जा रही है, जो देश के लिए और देश के समाज के लिए ठीक नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम ऐसी बात पैदा करें जिससे समाज के अंदर जो है वो ग्रुपबाजी ना हो, समाज में नफ़रत ना हो, समाज में दूरी पैदा ना हो। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा धीरे धीरे मुल्क जो है वो एक बहुत गलत रास्ते पे चला जाएगा और उससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान की जो एक तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब जो है, आपसी जो भाईचारा है, वो कायम रखना ज़रूरी है। और जो हमारा संविधान बना, संविधान के अंदर जो सबके हुकूक, सबके राइट्स जो दिए गए हैं, आज ऐसा लगता है कि उनकी अनदेखी कर कर काम किया जा रहा है, जो कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मुल्क की इस खराब होती फिजा में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुसलमानों को किस चीज़ की, क्या लगता है आपको? मुसलमानों को सब्र और शांति से ही जिस तरह से अब तक रोल अदा कर रहा है, हमें आगे भी मुल्क को ध्यान में रखकर, देश को ध्यान में रखकर हमें अपना काम करना चाहिए। हिंदुस्तान की कई तंजीमें, कई ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी साजिश के तहत अपने ज़ाती और निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं, हमें उनको हराना है, उनकी साजिशों को नाकाम करना है और हमें अपना अच्छा रोल अदा करना है, एक अच्छे शहरी का रोल अदा करना है। और मुसलमानों के साथ साथ जो हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं, सभी जो धर्म और जाति के लोग हैं, उनके साथ जुड़कर और उन्हें हमारे साथ जुड़कर आगे आना चाहिए। और ये चंद लोग जो कि देश की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम सबको एक साथ, एक यूनाइटेड होकर हमें बाहर आना चाहिए। जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या सामाजिक संगठन हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब बाहर आएँ। उनकी खामोशी वो मुल्क के लिए सही नहीं रहेगी, मुल्क इससे कमज़ोर होगा और मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट होगा। आज जो हालात चल रहे हैं, उनका जो मकसद है वो मुसलमानों के साथ साथ अपने ज़ाती मफाद को पूरा करना है। मुसलमान इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहा है। मुसलमान के दिल दिमाग में कोई डर और दहशत नहीं है। मुसलमान वतन परस्त है, शांति प्रिय है और उसको इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और फालतू चीज़ों पे ध्यान ना देकर अपने तालीम, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और देश के विकास में साथ जुड़कर काम करना चाहिए। जी, शांति प्रिय मुसलमान जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ लोगों को इन लफ्ज़ों से काफ़ी ज़्यादा आपत्ति होती है, काफ़ी ज़्यादा वो एतराज़ करते हैं कि मुसलमान ना तो कभी शांति प्रिय थे, ना कभी हो सकते हैं। इब्तिदा में भी इन्होंने जंगें की है, इस्लाम का प्रचार प्रसार तलवार के ज़ोर पर हुआ है। आप किस तरीके से कह पा रहे हैं कि मुसलमान शांति प्रिय, क्या लॉजिक है आपके पास? देखिए, मुसलमान जो है वो या इस्लाम है, इस्लाम का मतलब ही शांति है, प्रेम है, सद्भावना है जी। और शुरू से आज तक मुसलमान जो है अमन शांति को ही पसंद करता है, प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहता है, रहता है और उसके दिल और दिमाग में कहीं कोई छोटा बड़ा, अपना या पराया नहीं है जी। उसके दिल दिमाग में वतन परस्ती और सबके साथ न्याय और सबके साथ एक साथ रहना ही उसने सीखा है। और हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया में हो, मुसलमान शांति अमन के साथ ही रहता आया है और आगे भी इसी तरह से वो रहेगा। बावजूद इसके कि लोग उनको प्रवोक करते हैं, उनको उकसाते हैं, चंद कुछ छोटी मोटी घटनाओं के बावजूद भी आज मुसलमान वो पूरी संजीदगी के साथ, परिपक्व के साथ में अपना रोल अदा कर रहा है। आज में देखिए कि आज अभी ईद गई है कुछ दिन पहले ही जी। करोड़ों की तादाद में मुसलमान है और वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए करोड़ों की तादाद में ईदगाह गया, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में गया जी। और वापस
शांति के साथ नमाज पढ़ के ईदगाह से वापस अपने घरों में आ गया। अगर मुसलमान के दिल दिमाग में कहीं कोई गलत बात होती या उकसाने की बात होती या अशांति फैलाने की बात होती तो शायद ये मंजर नहीं होता। ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान शांति प्रिय है, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो जानता है कि जो साजिश करने वाले हैं उनको साजिश को किस तरह से नाकाम करना है। आपने इब्तिदा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुस्लिम पिछड़े हुए हैं। मुस्लिम कब पिछड़े और इनकी जो वजूहात है आखिर वो आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, मुस्लिम कुछ तो ख़ुद में अवेयरनेस नहीं है। मुसलमानों को ख़ुद भी चाहिए कि वो अपने अवेयरनेस, अपनी शिक्षा पे ध्यान दे, अपने रोज़गार पे ध्यान दे, फालतू चीज़ों से वो बचे। इसी तरह से मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जो मुस्लिम लीडर रहे उन्होंने अपना सही रोल अदा नहीं किया। जो मुस्लिम उलेमा या मुस्लिम जो धार्मिक गुरु रहे उनको भी जो रोल अपने समाज के लिए, अपने कौम और मुसलमानों के लिए अदा करना चाहिए था वो उन्होंने अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को ग्रुपों में, फ़िरक़ों के अंदर बांट दिया, जिससे कि उनकी ख़ुद की कमज़ोरी और एक यूनिटी, एक इत्तेहाद जो पैदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो मुस्लिम लीडरों को या धार्मिक गुरुओं को, जो उलेमा या मौलाना हैं, उनको मुसलमानों को जिस तरह से अवेयर करना चाहिए था तालीमी सिलसिले से, शिक्षा के क्षेत्र में या कारोबारी या अच्छाई के क्षेत्र में, वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं निभाई, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज जो है वो पिछड़ा रहा। एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मुस्लिम तालीम लेने मदरसे में जाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन लेना पसंद नहीं करते, धर्म का चोला पहने रहते हैं, धर्म के चोले से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसी वजह से ये जो है आज तक पिछड़े हुए हैं। ये वजह कितनी दुरुस्त है या इसको आप किस नज़रिए से? नहीं, ये बात ठीक नहीं है जी। देखिए, मदरसे में जाना कोई बुरी बात नहीं है। मदरसे में जाकर वो अदब व आदाब सीख रहा है जी, इस्लामिक तालीम सीख रहा है। और ऐसे बहुत नज़ीरे हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में कि जो मदरसे से पढ़ने वाले थे वो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे पहुँचे जी, जजेस बने, मिनिस्टर बने, ऑफिसर्स बने, राष्ट्रपति बने। तो ऐसा नहीं है। मदरसे में जाना, मदरसों की जो पढ़ाई में क्या है, मदरसों की पढ़ाई के अंदर भी अदब व आदाब है, धार्मिक जो रस्में रीति रिवाज हैं या धार्मिक जो शिक्षा है वो सीखना है। और धार्मिक शिक्षा तो सबके साथ अच्छाई और प्रेम मोहब्बत सिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी मुसलमान ले रहा है, सीख रहा है। लेकिन अब उसमें जैसे मैंने बताया कि हमारे अपने आप में ख़ुद में कमी है, हमारे तंजीमों में कमी है, हमारे उलेमाओं में, हमारे लीडरों के साथ साथ सरकार का भी जो तवज्जो है, जो सरकार की भी दिलचस्पी है, वो मुसलमानों के लिए जितनी सीरियस और संजीदगी के साथ होना चाहिए उतनी सरकार ने भी तवज्जो नहीं दी है। सरकारों ने भी मुसलमानों को सिर्फ़ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी सही तरक्की के लिए, सही कारोबारी तरक्की के लिए या शिक्षा की तरक्की के लिए या उनके सुधार के लिए कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं किया। तो मुसलमान खुद सियासत में आ जाए? मुसलमान में सियासत में आ रहे हैं, मुसलमान सियासत में है, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो सबको साथ लेकर चल सके। और जो लीडर पैदा हुए उनको सियासी पार्टियों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, उनके साथ रुकावट और उनके साथ मजबूरियां पैदा कर दी, जिसकी वजह से भी ये मामला रहा। अब धीरे धीरे मुसलमान जो है वो तालीम की ओर भी अग्रसर हो रहा है, कारोबारी सिस्टम से भी वो आ रहा है, और अच्छे जो सिविल एग्ज़ामिनेशन है उसके अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी धीरे धीरे मुसलमान का रेशो बढ़ता जा रहा है। तो मुसलमान को एक ही बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षा। बिना शिक्षा से मतलब हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें बहुत कुछ हासिल करना है तो हमें शिक्षा के हर मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करनी होगी, तभी हम अपनी कौम के साथ, अपने समाज की भी पूरी तरह से साथ रहकर तरक्की में हिस्सेदार और भागीदार बन सकते हैं। मुस्लिम प्रोग्रेसिव कन्वीनर, मुल्क की ख़राब होती फ़िज़ा में इसका क्या किरदार है? आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो, कितनी कोशिश कर पा रहे हो? साथ ही एक
पैगाम मैं आपका चाहूँगा उन तमाम तंजीमों के लिए जो अमन, एकता और शांति की बात करती है? देखिए, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन जिसका मैं कन्वीनर हूँ, हमारी जद्दोजहद और हमारी कोशिश भी यही चल रही है कि हम सबसे पहले जो वीकर सेक्शन है उसके अंदर काम करें, ख़ास तौर पे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें हम काम करें, और मुस्लिम समुदाय के अंदर हम शिक्षा पे जोर दें। जो गलत गैर ज़रूरी रस्में हैं उनको हम कम करें। इसी तरह से मुल्क की शांति और उसकी तरक्की में किस तरह से हम अपना रोल अदा करते आ रहे हैं और ज़्यादा किस तरह से रोल अदा कर सकते हैं, हम उसके लिए अवेयर का प्रोग्राम चला रहे हैं। सियासी बेदारी किस तरह से होनी चाहिए और सियासी बेदारी के लिए भी हम अपने प्रोग्राम को आगे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम जो हमारे समाज में मुस्लिम काफ़ी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं और कई इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या माली एतबार से जो मजबूत लोग हैं, मेरी उन सबसे ये अदबी गुजारिश है कि वो भी एक पुख्तगी के साथ में अपना काम करें और एक टारगेट रख के काम करें। सबसे पहला टारगेट ये है कि मुसलमानों में तालीमी मेयार को किस तरह से बेहतर बनाया जाए और किस तरह से फिजूल खर्ची को रोका जाए, जो गलत रस्म है उसको कम किया जाए और कारोबारी मामलात को, आर्थिक स्थिति को किस तरह से मजबूत और सुदृढ़ किया जाए। इसी के साथ साथ एक बात मैं और महसूस कर रहा हूँ जी, जो मैं हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक उलेमा हैं, मुफ्ती हैं या इमाम हैं या मस्जिदों के इमाम हैं, मस्जिदों के मुअज्जिन हैं या मदरसों के उस्ताद साहिबान हैं या मदरसों की या मस्जिदों की जो तंजीमें हैं, उनकी इंतज़ामिया कमेटी है, उन सबसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल कौम के अंदर और समाज के अंदर अदा करें। देखने में ये आ रहा है कि हम बहुत आसानी के साथ में दूसरी तंजीमों को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फ़ला तंजीम या फ़ला संगठन हमारे साथ जुल्म कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। हमारी तंजीमें हमें क्या एक कर रही हैं या हमें बांट रही हैं। हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो उलेमा हैं, जो मुफ्ती कराम हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, क्या वो हमें बांट रहे हैं या एक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हमें ग्रुपों में बांट रहे हैं, फ़िरक़ों में बांट रहे हैं, इलाक़ों में बांट रहे हैं, महलों के अंदर बांट रहे हैं, मदरसों में और मस्जिदों के अंदर, खानों में बांट कर हमारी ताकत को बढ़ा रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हम ये चाहते हैं और हमारी ये गुजारिश है सभी उलेमाओं से, सभी धार्मिक लोगों से भी कि वो खुदा के लिए ये चंद दिनों के लिए जो ये फ़िरक़े या ग्रुपबाजी है या मसलक है उसको दूर रखते हुए किस तरह से हम मुसलमानों में एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं, किस तरह से यूनिटी पैदा कर सकते हैं और किस तरह से तालीमी मेयार को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सब कोशिश करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुसलमान ज़िंदा कौम है, मुसलमान पढ़े लिखे लोग से बेहतर काम करने वाले हैं आप, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारी एक आवाज़ हो। जब हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है और हम जब फ़िरक़ों में बंटकर, ग्रुपों में बंटकर हम अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं तो इसमें हम सरकार को दोष ठहराएं, कसूरवार ठहराएं या किसी तंजीमों को हम कसूरवार ठहराएं, उससे बेहतर ये है कि हम अपने आप में तो सुधार पैदा करें, हम अपने आप में तो एक यूनिटी, इत्तेहाद पैदा करें। हम तालीमी मेयार और कारोबारी मेयार को हम बहुत बुलंद और एक आला दर्जे पे पहुंचा दें। आपसी फ़िरक़ों को, आपसी ग्रुपों को हम ख़त्म कर दें। अगर हम ये करेंगे तो हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं है, कोई हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है और मुसलमानों की काबिलियत पर हमें पूरा यकीन और विश्वास है। जौहर साहब, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये ख्याल करता है कि अपनी रोज़ी रोटी चल रही है, अपनी नौकरी सही सलामत है, अपना घर परिवार महफूज है, आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमने कुछ जमा कर लिया, जोड़ लिया है, मुल्क में जो चल रहा है चलने दो। हालांकि उनकी जो मानसिकता की अगर मैं बात करूं, उनके जो ख्यालात होते हैं वो सेकुलरिज्म को लेकर होते हैं। उन्हें इस मुल्क में हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहे, लेकिन वो फ्रंट नहीं आते, वो आगे नहीं आते, वो अपने घरों तक महदूद रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे जगाया जा सकता है कि वाकई में इस वक्त एक ख़ास कौम पर जुल्म किया जा रहा है क्योंकि वो एक ख़ास समाज से आते हैं?
देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे जी। और हम अपने बारे में मफाद परस्त रहेंगे और हम अपनों में ही मस्त रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपकी कम्युनिटी के लिए भी नहीं है, अपने समाज के लिए और मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। जब फ़िज़ा ख़राब होती है, जब कहीं आग लगती है, कहीं माहौल ख़राब होता है, तो उस एरिए के, उस शहर के, उस प्रदेश, उस देश के सारे लोगों को ही उसका खामियाजा या उसका नुकसान या उसकी परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। हमारे जो लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मज़दूर हैं, मजबूर हैं, हम उनसे तो क्या उम्मीद बड़ी कर सकते हैं। लेकिन जो दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, जिनको कि अल्लाह ने माली एतबार से मजबूत बनाया है, कारोबारी लिहाज से मजबूत बनाया है, आज उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वह अपने कौमी और दीनी भाइयों को साथ लें, उनको हर तरह से तरबियत दें, उनकी मदद करें, कारोबारी लिहाज से मदद करें, तालीमी लिहाज से मदद करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये मानकर चलिए कि वो हक़ इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम ने जो तालीम दी है वो उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इसका खामियाजा, इसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। सब मिलजुल कर अपने कौम को तरक्की की ओर लेकर जाएं, एक दूसरे की मदद करें, आपसी इत्तेहाद को बढ़ाएं, ग्रुपबाजी, फ़िरक़ेबाज़ी को ख़त्म करें। यही आज की सख्त ज़रूरत है, यही हालत का तकाज़ा है और यही हमें करना चाहिए। खैर, बातें बहुत हैं, ख़त्म होंगी नहीं, और आपकी बातें वाकई काफ़ी वज़नदार है। अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो हमें एक आपसी इत्तेहाद की है, ख़ुद को दुरुस्त करने की, ख़ुद को ठीक करने की है। मुलाकात की हमारी आज की इस किस्त में अब्दुल सलाम जौहर साहब से हमने काफ़ी गुफ्तगू की, काफ़ी अहम मौज़ूआत पर हमने इनसे बातचीत की। बहुत ही शालीनता से आपने तमाम सवालों के जो है जवाबात दिए हैं, काफ़ी मुतासिर करने वाले आपके जवाबात रहे। खैर मकदम है आपका तस्नीम टीवी में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस ख़ास मुलाकात में जुड़ने के लिए।